So, hi everyone, and a very good evening to all of you, and welcome back once again to another session of PMI analysis, where we are going to do the PMI analysis, that is, the pre mains and interview analysis of all the important articles from today's Hindu newspaper. Alright, so without any delay, let's move ahead towards the very first article from today's editorial. Now, this article talks about, guys, how we can control the inflation. See, already there have been various steps that have been taken by RBI and the government to control the inflation, but अभी भी बात बन नहीं रही है. And recently, if you remember, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई थी उन्होंने मॉनेटरी जो रेपो रेट था उसको इंक्रीज कर दिया था, ताकि लोग लोन्स जो जो इंटरेस्ट रेट है वो महंगा हो जाए और लोन्स जो है वो कम लें लोग, और जिससे कि मार्केट में जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल किया जा सके. बट इस आर्टिकल के अंदर कुछ और अदर फैक्टर्स बताए गए हैं रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन, तो काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. लेट्स टॉक अबाउट इट. So inflation, remember guys, has assumed a menacing proportion in almost all the countries, not only in India. अगर आप कहोगे कि सिर्फ इंडिया में इन्फ्लेशन है तो ये बिल्कुल गलत बात होगी. ठीक है, द सिचुएशन इज इवन वर्स्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स वेयर द कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, दैट इज CPI, which stood at 8.56% in the month of March 2022, and this is the level which never reached for several decades. ठीक है, and talking about India, so we have discussed that in India CPI stood at 6.95% in the month of March 2022, and it is expected to rise further in the month of April. ठीक है, and not only CPI, WPI inflation भी कम नहीं है. WPI inflation had also remained in double digits since the month of April 2021. So now it's been 1 year that the WPI inflation is in the double digits, and this is a major cause of concern for all the stakeholders and for the government as well. All right. नाउ अब इसके रिलेटेड कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपको अपने दिमाग में रखने हैं. देखो, जब कोविड-19 का जो लॉकडाउन वगैरह वाला जो सीरीज था जब वो खत्म हुआ, सो आफ्टर द एडवेंट ऑफ कोविड-19 जो मेजर कंसर्न था पॉलिसी मेकर्स का, दैट वाज टू रिवाइव द डिमांड, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा जो डिमांड था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था. ठीक है, और इस डिमांड को कम करने का जो तरीका सोचा गया, दैट वाज टू बी अचीव्ड बाय रेजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि किनेशियन मॉडल है. किनेशियन मॉडल ये कहता है कि अगर कभी डिमांड कम है तो गवर्नमेंट का अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा तो डिमांड अपने आप ही रिवाइव हो जाएगी. लेकिन ये जो एक्सपेंशन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था, इट डिड नॉट इमीडिएटली रिजल्ट इन इंक्रीज्ड प्रोडक्शन इन कंट्रीज जहां पे लॉकडाउन को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया गया, एंड ऑफ कोर्स इंडिया बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी. ठीक है, देखो, अब डिमांड को रिवाइव करना मेजर कंसर्न था. डिमांड को रिवाइव कैसे किया जा सकता था? बाय रेजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. वो करने के बाद भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ उन कंट्रीज में जहां पे लॉकडाउन बहुत ज्यादा सिवियरली लगाया गया था. ठीक है, और इंडिया उसमें से भी एक उन कंट्रीज में से इंडिया एक कंट्री है. ठीक है, रिगार्डिंग दिस किनेशियन मॉडल, VKRV राव, जो कि बहुत ही एमिनेंट इकोनॉमिस्ट रहे हैं हमारे देश के, उन्होंने इन द डेकेड्स ऑफ 1950 ये पॉइंट आउट किया था दैट दिस किनेशियन मल्टीप्लायर डिड नॉट वर्क वेयर देयर वर सप्लाई कंस्ट्रेंट्स एज इन डेवलपिंग कंट्रीज. जहां पे सप्लाई कंस्ट्रेंट होंगे वहां पे किनेशियन मल्टीप्लायर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो हमारे देश में हमने देखा कोविड-19 की वजह से बहुत ज्यादा सप्लाई डिसरप्शंस हुए थे. तो अब आप जितनी मर्जी डिमांड बढ़ा लो, जब सप्लाई उसको मैच नहीं कर पाएगा तो ऑफकोर्स इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही. डिमांड बढ़ने से कोई फायदा नहीं है, सप्लाई भी उसको मैच करनी चाहिए कि नहीं. राइट, एंड सप्लाई को मैच कराने के लिए देखो क्या था कि इंडस्ट्रीज, सप्लाई तो तभी मैच हो पाएगी जब इंडस्ट्रीज हमारी अच्छे से काम करेगी, और इंडस्ट्रीज बहुत सारी बंद हुई कोविड-19 में, बहुतों का लॉस हुआ, जिसकी वजह से जो सप्लाई है उसको मैच कराना मुश्किल है आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए. ऑलराइट, एंड नॉट ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज द केस विद वेरियस डेवलपिंग कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड एज वेल एज द डेवलप्ड कंट्रीज. ठीक है, एंड समथिंग सिमिलर हैज हैपेंड इन द प्रेजेंट केस वेयर द सप्लाई कंस्ट्रेंट केम फ्रॉम अ नॉन मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि सप्लाई डिसरप्ट हो गई थी पूरी तरीके से, जिसकी वजह से जो सप्लाई है वो प्रॉपरली नहीं हो पाई. ठीक है, नाउ इनिशियली जो फोकस था मॉनेटरी पॉलिसी का इंडिया में, दैट वाज टू कीप द इंटरेस्ट रेट लो एंड इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी. ठीक है, जो इनिशियली मॉनेटरी पॉलिसी का जो फोकस था वो क्या था, क्योंकि आपको याद होगा 2020 में और 21 में बहुत ज्यादा मनी सप्लाई हमारे देश में बढ़ गई थी, अभी भी बहुत ज्यादा मनी सप्लाई है. तो पहला जो फोकस था, मतलब जस्ट आफ्टर द लॉकडाउन, ठीक है, जो पहला लॉकडाउन था उसके बाद गवर्नमेंट का ये फोकस था कि रेपो रेट को हम कम रखेंगे जिससे इंटरेस्ट रेट जो है वो कम रहेगा. ठीक है, नॉट गवर्नमेंट, आरबीआई का ये इंटेंट था कि हम इंटरेस्ट रेट को कम रखेंगे जिससे जो लोन के रेट होंगे वो सस्ते होंगे, और लोन के रेट सस्ते होंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा. ठीक है,
एंड दिस विल इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो ग्रोथ रेट ऑफ मनी था दैट वाज बिलो द ग्रोथ रेट इन रिजर्व मनी, यानी जो रिजर्व मनी थी उसके अंदर ग्रोथ ज्यादा हो रहा था एज कंपेयर टू द ग्रोथ रेट ऑफ मनी, यानी मार्केट में जितना पैसा निकल रहा था उससे ज्यादा पैसा सेविंग्स में जा रहा था, ठीक है, या यूं कहो कि मार्केट में जितना पैसा निकल रहा था उतना इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा था, ठीक है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ लोअर क्रेडिट ग्रोथ, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ बहुत ज्यादा कम थी विच डिपेंड्स ऑन बिजनेस सेंटीमेंट एंड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। अब देखो, क्योंकि सारी मार्केट्स डाउन थी और मार्केट में डिमांड की बहुत ज्यादा कमी थी, तो जितने भी बिजनेस हाउसेस थे वो काफी डर रहे थे कि उनको लोन लेना चाहिए इस समय या नहीं लेना चाहिए, वेदर दे हैव टू बूस्ट, वेदर दे शुड बूस्ट देयर सप्लाई और नॉट। तो जिसकी वजह से जो ग्रोथ रेट ऑफ मनी था दैट वाज बिलो द ग्रोथ रेट इन रिजर्व मनी, ठीक है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी बढ़ने के बाद भी जो डिमांड है वो तो बढ़ गई लेकिन सप्लाई उसको मैच नहीं कर पाई, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज हमारे देश में इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे डिस्कस की गई है इस आर्टिकल में, दैट वाइल डिस्कसिंग इन्फ्लेशन जनरली जो एनालिस्ट होते हैं उनका फोकस रहता है इंडिविजुअल कमोडिटीज के प्राइस पे, जैसे कि आजकल क्रूड ऑयल के प्राइस के ऊपर सबका फोकस है, क्रूड ऑयल के ऊपर और फूड के प्राइसेस के ऊपर, बट एक दो चीजों के प्राइसेस बढ़ने से कभी भी इन्फ्लेशन नहीं आती है, ठीक है। तो इसीलिए देर आर वेरियस अदर कॉजेज जिसकी वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, नॉट ओनली द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ दीज वन और टू गुड्स, देर आर वेरियस अदर रीजन एज वेल, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो सप्लाई है वो मैच नहीं हो पा रही है, बेसिकली दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट रीजन फॉर दिस राइजिंग इन्फ्लेशन, ऑलराइट। So inflation in India cannot be described just as cost push. Abundance of liquidity has been an important factor. लोगों के पास पैसा आ गया, मार्केट में सप्लाई थी नहीं, डिमांड तो बढ़ गई, सप्लाई थी नहीं, जिसकी वजह से जो चीजों के दाम है, जो प्रोडक्ट्स के दाम है वो महंगे होने लगे, ठीक है। दैट इज द केस विद इंडिया, ठीक है। अप्रैल जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आई है उसके हिसाब से जो लिक्विडिटी है वो 8.5 लाख करोड़ का है हमारे देश में अभी भी, एंड बियॉन्ड अ पॉइंट ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन कैन हिंडर ग्रोथ। Negative real rates of interest on savings are not conducive to the growth, and if we want to control the inflation, action on liquidity is very much needed, और जो कि जिसके लिए अभी आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है रेपो रेट को बढ़ा के, क्योंकि अब लिक्विडिटी को खत्म करना मार्केट से बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ कॉस्ट पुश नहीं है हमारे देश की इन्फ्लेशन, या जो करंट सिनेरियो चल रहा है, बेसिकली अगर मैं आपको इस आर्टिकल का जिस्ट बताऊं तो ये आर्टिकल ये कहना चाह रहा है कि इन्फ्लेशन जो हमारे देश में चल रहा है दैट इज नॉट ओनली दैट कैन नॉट बी ओनली डिस्क्राइब्ड एज कॉस्ट पुश, ठीक है। उसके पीछे जो बहुत बड़ा रीजन है वो ये है जो मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब सरकार का इंटेंशन ये था कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई को मैच करा के हम चीजों को नॉर्मल कर देंगे, इकोनॉमी को हम जो है वापस लेवल पे ले आएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि डिमांड तो बढ़ी, सप्लाई उसको मैच नहीं कर पाए। और सप्लाई क्यों नहीं मैच कर पाई? बिकॉज देर वॉज लोअर क्रेडिट ग्रोथ, क्योंकि जो बिजनेस हाउसेस थे उनको डर लग रहा था कि क्या अभी हमें लोन लेके अपनी सप्लाई को एनहांस करना चाहिए या नहीं, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, ऑलराइट। सो आई होप गाइस दिस आर्टिकल इज क्लियर, एंड नाउ लेट्स डू द पीएमआई एनालिसिस फॉर विच दीज सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्री के लिए तो इट इज नॉट दैट मच रेलिवेंट बिकॉज इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। यस, फॉर मेन्स एंड इंटरव्यू इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। GS3 इकोनॉमिक्स में इसका काफी स्कोप है, एंड द क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस: Inflation in India cannot be described just as cost push. Abundance of liquidity has been an important factor discussed. तो आप इसमें यही बात डिस्कस कर सकते हो कि देखो, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, जो इनिशियल मॉनेटरी पॉलिसी जो थी हमारी वो यही थी जस्ट आफ्टर द लॉकडाउन कि यस हमें अब जो मार्केट में है उसको लिक्विडिटी को बढ़ाना है, तो सरकार ने वही किया, इंटेंशन बिल्कुल सही थे बट रिजल्ट्स नहीं आ पाए। और होता है ऑफ कोर्स, देखो हर चीज सक्सेसफुल हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से गवर्नमेंट भी हमारी काम करती है, गवर्नमेंट का हर मूव सक्सेसफुल हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और उतने भी डिफिकल्ट सिचुएशन, पैंडेमिक जैसा सिचुएशन था, उसमें गवर्नमेंट ने जो भी किया, जितना भी किया, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो आप ये बता देंगे इसमें कि यस इनिशियल जो हमारी पॉलिसी थी उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने लिक्विडिटी को बढ़ाया, लिक्विडिटी को बढ़ाने से डिमांड तो इंक्रीज हो गई लेकिन सप्लाई जो थी वो उतनी ज्यादा मैच नहीं कर पाई, तो इसलिए हमें इस चीज को करना जरूरी है। एंड नाउ देयर इज अ सिचुएशन कि हमें लिक्विडिटी को शक करना पड़ेगा मार्केट से, ओनली देन जो इन्फ्लेशन है हम उसको थोड़ा सा नीचे ला सकते हैं, ठीक है। एंड इंटरव्यू में दे कैन आस्क यू दिस डायरेक्ट क्वेश्चन बिकॉज इन्फ्लेशन तो अभी काफी ज्यादा हॉट टॉपिक है। सो हाउ कैन वी कंट्रोल द ऑनगोइंग इन्फ्लेशन कैन बी द क्वेश्चन, और हमने यही डिस्कस किया है इस आर्टिकल में कि कैसे हम इन्फ्लेशन को कट डाउन कर सकते हैं, ऑलराइट।
So I hope guys this article is clear. Moving ahead to the next article, which is about the FSSAI, which is the regulator of food products in the country. तो इसके बारे में ये आर्टिकल है और इसमें बताया है कि क्या क्या तरीके हैं जिसके मदद से FSSAI जो फूड इंडस्ट्री है उसके ऊपर लगाम लगा सकता है और जितने भी जंक फूड हमारे मार्केट में मिल रहे हैं उसकी लेबलिंग अच्छे से कर सकता है और जितने भी जंक फूड हमारे मार्केट में कंज्यूम हो रहे हैं उनका उसके कंजम्पशन को थोड़ा सा कट डाउन किया जा सकता है. ऑलराइट, so let's discuss this article. So remember the consumption of junk food. सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो जंक फूड का कंजम्पशन है उसके क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, उसके इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, सो रिमेंबर दीज आर हाई इन कैलोरी, शुगर, फैट एंड सॉल्ट एंड दिस लीड्स to the early onset of obesity among adolescents, insulin insufficiency, and in adulthood it results in diabetes, hypertension, cardiac and renal diseases. So you can see here जो जंक फूड है उसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है हमारी हेल्थ के ऊपर. तो प्लीज़ अगर आप लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा कंट्रोल करो, ठीक है, सादा खाना खाओ, नॉर्मल खाना खाओ, बिकॉज यू नो पोल्यूशन की वजह से ऑलरेडी पोल्यूशन, स्ट्रेस और इन सारी चीज़ों की वजह से ऑलरेडी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है हमारे देश की. तो अगर ज़्यादा जीना है तो भाई जंक फूड खाना कम करो. WHO has issued a threshold for sugar, salt, fat and calories per 100 grams of processed food packaged or 100 ml of liquid beverage bottle. लेकिन अभी रिसेंटली FSSAI विच इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने उनका एक टेक्निकल ग्रुप था, उन्होंने एक सर्वे किया और उस सर्वे के हिसाब से FSSAI found that 96% of products for one component and 62.8% for three components are above the WHO thresholds. मतलब 96% of the products एक component के लिए और more than 60% three components के लिए ऐसे थे जो कि WHO के threshold को मैच नहीं कर रहे थे, उससे ज़्यादा थे. ऑलराइट, नाउ इसके अलावा ये जो अभी इन्होंने सर्वे किया है इस टेक्निकल ग्रुप में, इन्होंने यंग एडोलेसेंट चिल्ड्रन को इसमें से एक्सक्लूड कर दिया, जबकि जो यंग एडोलेसेंट चिल्ड्रन है बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 10 and 18 years, दे आर द वेरी बिग कंज्यूमर्स ऑफ पैकेज्ड बिस्किट्स, चिप्स एंड बॉटल सॉफ्ट ड्रिंक्स. तो आप इनको एक्सक्लूड कैसे कर सकते हो भाई? इनकी हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा इस जंक फूड का, इसके बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए. ऑलराइट, सो ऑल दीज आर इम्पैक्ट ऑफ द जंक फूड एंड नाउ व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है? So first of all, we need to reduce the production, the marketing and the availability of such unhealthy foods. जो unhealthy foods हैं उनका प्रोडक्शन हमें कम करना पड़ेगा, उनकी मार्केटिंग कम करनी पड़ेगी और उनकी अवेलेबिलिटी कम करनी पड़ेगी. लेकिन अगर अवेलेबिलिटी हम कम नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन द मार्केट, तो इन दैट केस देयर इज अ नीड टू चेंज द कंज्यूमर बिहेवियर इन परचेविंग सच प्रोसेस्ड फूड्स. ठीक है, जो कंज्यूमर बिहेवियर है हमें उसके ऊपर लगाम लगाना पड़ेगा बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन्स. अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन्स हमें चलाने पड़ेंगे, लोगों को बताना पड़ेगा कि हाउ हार्मफुल दीज जंक फूड्स आर फॉर देयर हेल्थ. ऑलराइट, इसके अलावा FSSAI should come up with strict guidelines on the amount of unhealthy substances to be used in the food products, and these guidelines should be mandatory not voluntary. अगर voluntary होंगी guidelines तो उस guideline का कोई सेंस नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं है उस guideline का. ठीक है, any order or guideline issued in public interest must be made mandatory from the day one. Flexibility of voluntary adoption and staggered implementation should not be provided. ठीक है, कई गाइडलाइंस FSSAI के ऐसे हैं जो कि वॉलंटरी करे हुए हैं उन्होंने, जिसका कोई सेंस नहीं बनता. वॉलंटरी गाइडलाइंस का मतलब ही हो गया कि आप उसको कह ही नहीं रहे हैं कि आप उसको फॉलो करो, उसका मन करेगा तो वो फॉलो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, एंड दिस इज कंप्लीटली नॉट इन द पब्लिक इंटरेस्ट. राइट, the labeling of products, of course this is a very major thing that can be done from the FSSAI side, कि जो products है उनकी labeling के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और उसको इस तरीके से करना पड़ेगा that the crystallized information is provided and then it will be the discretion of the consumer that he wants to buy it or not. ठीक है, तो बेसिकली अपना FSSAI को काम करना पड़ेगा कि पूरा क्रिस्टल क्लियर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना पड़ेगा ऑन द लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स. फिर उसके बाद वो उसकी मर्जी है कंज्यूमर की, वो खरीदना चाहता है या नहीं खरीदना चाहता है, वो अपने हेल्थ में आग लगाना चाहता है या नहीं लगाना चाहता है. ओके, तो FSSAI को अपनी ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी. ओके, सो आई होप गाइस दिस आर्टिकल इज क्लियर. इसमें इतना ही था, बट काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, आई मस्ट से. नाउ अगेन प्री के लिए दिस इज नॉट रेलेवेंट. GS3 में ये जो हमारा इकोनॉमिक्स तो नहीं बोलूंगा मैं, जो फूड प्रोसेस फूड वाला पार्ट है वहां पे इसका काफी ज्यादा रिलेवेंस है. तो द क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस,
In fact इकोनॉमिक्स में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज समवॉट इट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स एज वेल, समवॉट इट इज रिलेटेड टू हेल्थ एज वेल, तो इसका काफी ज्यादा स्कोप है GS3 में भी, GS2 में भी, ठीक है। FSSAI should be impartial and uninfluenced by the same food industry which it has to control and regulate. Discuss in the light of breach of threshold set by WHO by the food industry. Alright. So जो चीज़ हमने इसमें डिस्कस करी है बेसिकली आपको वही लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल what are the harmful impacts of the junk food, what is the threshold of WHO, and how this threshold has been breached by various food industries, food manufacturers, and what can be done. ठीक है. An interview में yes they can ask you that what steps can be taken to control the consumption of junk food. तो हमें इस तरीके से बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें कंज्यूमर बिहेवियर है उसके अंदर चेंज लाना पड़ेगा, नंबर वन. एंड हाउ वी कैन डू दिस बाय क्रिएटिंग दी अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन्स. ठीक है. नंबर टू, वी कैन cut down the production, cut down the marketing of the junk foods. ठीक है. So these are the 2-3 things which we can do to control the consumption of junk foods in the country. Okay. And now this next article is it is not that important, but yes you should know about this. This article talks about a Canadian bill. कनाडा की गवर्नमेंट एक बिल लेके आई है regarding the news channel, regarding the deal between the news channel and the सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और न्यूज़ चैनल के बीच में जो डील होगी उसके रिगार्डिंग एक बिल है. ठीक है. अब इस बिल में बेसिकली ये है कि जो सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल कोई भी अगर न्यूज़ दिखाएगा, ठीक है, तो उसको उस न्यूज़ चैनल को पैसे देने पड़ेंगे. ठीक है ना. तो बात करते हैं क्या है इसके बारे में. सो रिमेंबर दिस कैनेडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ बिल दैट सीक्स टू मेक इंटरनेट प्लेटफॉर्म सच एज गूगल एंड फेसबुक पे न्यूज़ पब्लिशर्स फॉर यूज ऑफ देयर कंटेंट्स. अगर मान लो कि द हिंदू है, द हिंदू का कोई कंटेंट अगर फेसबुक पे आता है, देन इन दैट केस फेसबुक को हिंदू को पैसे देने पड़ेंगे. ठीक है ना. एंड देयर आर 4 एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ दिस लेजिस्लेशन. नंबर 1, फेयर बिजनेस रिलेशनशिप्स बिटवीन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड न्यूज आउटलेट्स, सस्टेनेबिलिटी इन द न्यूज इकोसिस्टम, मेंटेनेंस ऑफ प्रेस इंडिपेंडेंस एंड डाइवर्सिटी विद इन द न्यूज लैंडस्केप. ऑलराइट. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज द नीड ऑफ दिस बिल. भाई क्यों लेके आई है कनाडा की गवर्नमेंट ये बिल. ठीक है. So number 1, to make sure that the news agencies and journalists are fairly compensated for their work. क्योंकि अब देखो क्या होगा कि अगर न्यूज़ फेसबुक पे मैं पढ़ लूँगा, अगर ठीक है कोई अगर न्यूज़ है मैं फेसबुक ज़्यादा यूज़ करता हूँ और मैंने वो न्यूज़ फेसबुक पे पढ़ ली, तो मैं फिर उसके बाद हिंदू की सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदूंगा. मैं हिंदू की सब्सक्रिप्शन क्यों खरीदूंगा, मैं फेसबुक में फ्री में पढ़ लूँगा. इससे हिंदू का बहुत बड़ा नुकसान होगा. ठीक है ना. अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट फिगर्स ऑफ कैनेडा, more than 450 news outlets in Canada have closed since 2008 and at least 1/3 of Canadian journalism jobs have disappeared. ठीक है. तो ये काफी अलार्मिंग सिचुएशन है with respect to the news agencies in Canada and not only in Canada. सिमिलर लेजिस्लेशन अभी ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट भी लेके आई थी कुछ टाइम पहले. पूरी दुनिया में ये हो रहा है. ठीक है. And it will also lead to more reliable and credible information in the world of mistrust and disinformation. अब फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा उल्टी सीधी न्यूज आती रहती हैं बिना किसी ऑथेंटिसिटी के. तो जब पूरे इस बिल की मदद से ये हो सकेगा कि पूरा रिलायबल और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पहुंच पाएगा कंज्यूमर्स तक. ऑलराइट. एंड दिस बिल वंस बिकम्स एक्ट विल इंश्योर द नेगोशिएशन ऑफ कमर्शियल डील्स विद न्यूज पब्लिशर एंड इफ दे वोंट एग्री ऑन अ डील एंड मीडिएशन फेल्स, देयर वुड बी अ मैंडेटरी आर्बिट्रेशन फ्रेमवर्क दैट वुड बी लेजिस्लेटेड बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट. ऑलराइट. तो बेसिकली इस आर्टिकल को ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना था. आपको इसमें यही पता होना चाहिए कि कनाडा की गवर्नमेंट एक बिल लेके आई है जिसके अंडर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अगर कोई न्यूज दिखाते हैं तो इन दैट केस उनको उस न्यूज पब्लिशर जिसका वो न्यूज दिखा रहे हैं उसको पेमेंट देनी पड़ेगी. ठीक है. और इंडिया में भी इसका बहुत बड़ा स्कोप है क्योंकि इंडिया में तो बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट और डिसइंफॉर्मेशन चल रही है. भाई साहब इतनी ज्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आजकल कई लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो उन ग्रेजुएट्स को सही न्यूज देना बहुत ज्यादा जरूरी है. ऑलराइट. For pre and mains, this is not relevant, but yes, interview में they can ask you. Do you know about the Canadian bill that seeks to make internet platforms such as Google and Facebook pay news publishers for use of their content? And what is the idea behind this bill? क्या आइडिया है इस बिल के पीछे? तो आइडिया हमने पढ़ लिया. सबसे पहले तो यही है कि जो न्यूज़ एजेंसी है वो प्रॉपरली कॉम्पनसेट की जाए, नंबर 1. एंड दूसरा आइडिया सबसे बड़ा ये है कि जो डिसइंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया में फैल रही है उसके ऊपर लगाम लगाई जा सकेगी, उसके ऊपर
कंट्रोल किया जा सकेगा. ऑलराइट, एंड प्री एंड मेंस में से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, डोंट यू वरी गाइस. एंड अगर आपने इस आर्टिकल को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा था तो यू जस्ट हैव वेस्टेड योर टाइम. ऑलराइट, एंड नाउ गाइस दिस आर्टिकल वंस अगेन, अभी कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया था दैट सेंटर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला था कि भाई जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट है और जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट है, उसके अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी दैट दे कैन डिक्लेयर एनी कम्युनिटी एज माइनॉरिटी. ठीक है, तो कुछ टाइम पहले आई थिंक इन द मंथ ऑफ मार्च आई बिलीव सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में और ये बोला था कि भाई देखो, फ्रॉम नाउ ऑन the states would have the power to declare any linguistic community or any religious community as the minority in their state. बट अभी एक नया एफिडेविट उन्होंने फाइल किया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, और वहां पे उन्होंने अपनी पोजीशन को रिवर्स कर दिया है और ये बोला है कि अब जो स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी है दैट कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय द सेंटर एंड स्टेट्स उसको ग्रांट कर सके, उसमें अभी टाइम लगेगा और ज़्यादा कंसल्टेशन और डिस्कशंस की ज़रूरत है. ठीक है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी डिसप्लेजर जाहिर किया है इसके ऊपर, बट उससे कुछ होने वाला है नहीं. अब फिलहाल जो करंट सिचुएशन है वो यही है कि जो माइनॉरिटी का स्टेटस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा. स्टेट गवर्नमेंट के पास अभी पावर नहीं है टू ग्रांट द स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी. ऑलराइट, एंड रिमेंबर द पावर टू ग्रांट द स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी is given by the National Commission for Minorities Act and under the National Commission for Minority Educational Institutions Act, under which any minority can run the educational institution. Under this act also, in the section 2F, there is a power with the central government that they can declare any religious community or the linguistic community as the minority. ठीक है, और अभी हमारे देश में 6 minority section है. I hope you all know this. एंड नाउ द लास्ट आर्टिकल फॉर टुडे, ये हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया हुआ है, बट येस वंस अगेन एक बार और डिस्कस कर लेते हैं. एंड पिछले वाले आर्टिकल में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट येस यू शुड नो अबाउट दिस. इंटरव्यू में येस आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ भाई किसके पास अधिकार है कि माइनॉरिटी स्टेटस वो ग्रांट करें. तो आपको क्लियरली बोलना है कि भाई सेंटर के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है. ओके, और अभी रिसेंटली एक न्यूज आई है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक माइनर रेप सर्वाइवर है, 29 वीक्स की वो प्रेग्नेंट थी, उनके अबॉर्शन को मना कर दिया है. ठीक है जी, तो इसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ थी. बट द इंपॉर्टेंट थिंग हेयर इज द MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021, जिसमें जो अबॉर्शन था उसके ड्यूरेशन को बढ़ा दिया था. इनिशियली इट वाज इन द MTP एक्ट ऑफ 1971, द मैक्सिमम gestational age limit was for abortion was 20 weeks, but after this amendment it was increased to 24 weeks for rape survivors and beyond 24 weeks also, but in case of substantial fetal abnormalities. ठीक है, अगर 12 हफ्ते के अंदर अंदर अबॉर्शन होता है then there will be there is a need of opinion of one medical practitioner. earlier 20 हफ्ते तक होता है तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर का चाहिए था. अभी क्या सिचुएशन है, अभी ये है 20 हफ्ते तक एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए, 20 से 24 हफ्ते तक 2 का, और 24 हफ्ते से ऊपर होगा तो देयर वुड बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट मेडिकल बोर्ड, जो ये डिसाइड करेगा कि इस जो भी विक्टिम है या जो भी महिला है उसका वो अबॉर्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. ओके, एंड देयर इज अ fine, there is a provision of fine as well in case of breach of women's confidentiality. Earlier it was a fine up to rupees 1000 and now there is a provision of imprisonment as well up to a period of 1 year. ठीक है ना, तो ये याद रखना, ये टेबल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है और क्वेश्चन नहीं भी बनेगा तो अगर मान लो इस पे बेस कोई क्वेश्चन आएगा तो आप अपने मेस में लिख सकते हो. ऑलराइट, प्री में इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021. फॉर अबॉर्शन द मैक्सिमम जेस्टेशनल एज इज 24 वीक्स. यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर मैक्सिमम बोला जाएगा तो 24 वीक्स ही मानेंगे. उसके बाद क्योंकि तभी अलाउड है जब सब्सटैंशियल फीटल एब्नॉर्मलिटीज हो. ठीक है ना, देयर इज नीड ऑफ अप्रूवल ऑफ स्टेट मेडिकल बोर्ड फॉर अबॉर्शन आफ्टर 24 वीक्स. Yes, this is absolutely correct. So both statements are absolutely correct, which means option C will be the correct answer, guys, to this question. All right. And that's it for the session today. I hope all the articles and their PMI analysis are clear. If you have any doubts, you can ask me in the comment section. Thank you so much for watching. I'll see you
in the next session tomorrow. Goodbye, take care, and God bless.